Hello students, this is the fifth video lecture of the chapter Life Processes. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमने देखा था कि हम फूड इनटेक करते हैं माउथ या फिर बकल कैविटी से, देन द फूड गोज टू ईसोफेगस एंड देन स्टमक. सो आफ्टर स्टमक द फूड गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि हमें आज पढ़ना है. बट इफ़ यू रिमेंबर द फ्लो, उसमें हमने देखा था कि स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में 3 ग्लैंड्स होती हैं. सो बिफोर स्टडिंग अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन हमें पहले इन तीनों ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, राइट. सो द फर्स्ट ग्लैंड दैट यू नो इज लिवर. ठीक है, जो 3 ग्लैंड्स हैं उनमें फर्स्ट इज लिवर, नेक्स्ट इज गॉल ब्लैडर, द थर्ड वन इज पैंक्रियास. तो पहले हम इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे एंड देन वील मूव ऑन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. सो लिवर के बारे में अगर हम पढ़ें, लिवर आप सबको पता होगा, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी. नाउ द वर्ड ग्लैंड मीन्स व्हाट? ग्लैंड का मतलब वो ऑर्गन जो कि कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करता है. ठीक है, वो सब्सटेंस क्या है? कुछ हार्मोन भी हो सकता है, वो कुछ जूस भी हो सकता है, कुछ एंजाइम भी हो सकता है. सो एनीथिंग, इफ एनी ऑर्गन सिक्रीट समथिंग, उसको हम एक ग्लैंड कहते हैं. तो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी and it is present on right side of the abdominal cavity below diaphragm. ठीक है, तो डायफ्राम आपको याद होगा कि डायफ्राम इज द स्ट्रक्चर जो थोरैक्स को एब्डोमेन से सेपरेट करता है. तो ये जो लिवर है ये राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन के राइट साइड में प्रेजेंट होती है बिलो डायफ्राम. सो हियर इन दिस डायग्राम यू कैन सी कि लिवर कहाँ पे लोकेटेड है. तो ये राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में लोकेटेड है एंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में. सो यू कैन लुक एट दिस डायग्राम. नाउ लिवर क्या सिक्रीट करता है? इट सिक्रीट्स बाइल जूस और सिंपली बाइल. ठीक है, तो अगर आपको याद है स्टमक में हमने पढ़ा था इट सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस. जस्ट लाइक दैट लिवर से जो जूस सिक्रीट होता है उसको हम बोलते हैं बाइल जूस या सिंपली बाइल इसको बोल सकते हैं, which is greenish yellow in color, right. So bile juice के 2 functions होते हैं. The first function is that it makes the medium alkaline for pancreatic juice, right. Gastric juice होता है acidic in nature and उसमें क्यों acidic nature की क्या ज़रूरत होती है? Because the enzyme pepsin present in gastric juice, उसको activate करने के लिए acidic medium चाहिए होता है. Opposite to this, बाइल का फंक्शन होता है मीडियम को एल्कलाइन बनाने में. और ये एल्कलाइन मीडियम क्यों चाहिए? जिससे कि जो पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट एंजाइम है उसको वो एक्टिवेट कर सके, राइट. नाउ पढ़ रहे हैं हम लिवर के बारे में, इसमें बात आ गई है पैंक्रियाटिक जूस के बारे में, पैंक्रियास के बारे में. तो लिवर एंड पैंक्रियास जो हैं, ऐसा स्टूडेंट्स को लगता है कि हो सकता है कि लिवर का सिक्रीशन पैंक्रियास में जाता होगा या पैंक्रियास का सिक्रीशन लिवर में आता होगा, बट ऐसा नहीं है. लिवर एंड पैंक्रियास के दोनों के जो जूसेस हैं दे गो टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वहाँ पे जाके वो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है, सो व्हेन वी से दैट बाइल जूस जो कि लिवर सिक्रीट कर रहा है, इट मेक्स द मीडियम एल्कलाइन फॉर पैंक्रियास. पैंक्रियास के जो जूस है पैंक्रियाटिक जूस, उसके लिए ये एल्कलाइन मीडियम बना रहा है. सो व्हाट डू वी मीन बाय दिस स्टेटमेंट? कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके पैंक्रियाटिक जूस के साथ मिक्स होके एंड देन उसको एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा. फाइन. नेक्स्ट आफ्टर दिस इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. बाइल का सेकंड फंक्शन इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. सो इमल्सिफिकेशन मीन्स व्हाट? It simply means it is a conversion of large fat globules into smaller globules, right. फैट ग्लोब्यूल्स बहुत बिग साइज्ड होते हैं, उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ये ब्रेक डाउन करता है जिससे कि स्मॉल ग्लोब्यूल्स में फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम एक्ट कर सके, राइट. तो इसकी जो डेफिनेशन है, कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स सो दैट इट बिकम्स डाइजेस्टिबल. नाउ ये हमने आपको याद होगा कि डाइजेशन 3 चीज़ों का होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. ठीक है, तो हमने ना तो कार्बोहाइड्रेट्स में ऐसे पढ़ा कि वो ब्रेक डाउन होंगे, ना ही हमने प्रोटीन्स में ऐसा पढ़ा कि वो ब्रेक डाउन होते हैं. केवल फैट्स हैं जो कि ब्रेक डाउन होते हैं, देन उस पर फिर एंजाइम वर्क करता है. तो ऐसा क्यों है? देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है. आपको याद है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने से पहले ही हो चुका है. कहाँ पे?
बकल कैविटी में। किसने किया? सलाइवरी अमाइलेज ने। ठीक है, तो उसका पार्शियल डाइजेशन हो चुका है। सिमिलरली प्रोटीन्स जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो स्टमक में पार्शियली डाइजेस्ट हो चुका है, पेप्सिन ने उस पर एक्ट किया, वो पार्शियली डाइजेस्ट हो गया। बट फैट्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने वाले हैं अभी तक उनका डाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। सो सारा का सारा जो डाइजेशन है वो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में होना है, उससे पहले कहीं पे भी उसका डाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ। सो व्हाट डज इट मीन कि क्योंकि उसको अब जो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है उसको ज़्यादा एक्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए बाइल क्या करता है, उसको पहले ही स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देता है जिससे कि फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम को उस पर कम काम करना पड़े। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। यू मे सिंपली लर्न द डेफिनेशन ऑफ इट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, सो ये लिवर के बारे में था। नाउ नेक्स्ट आफ्टर दिस इज अ गॉल ब्लैडर। So you must have heard of the surgical removal of gall bladder, है ना। gall bladder में अगर इन्फ्लेमेशन होता है, कुछ इन्फेक्शन होता है या स्टोन हो जाता है, जिसको पथरी आप कहते हैं, सो स्टोन हो जाता है जनरली गॉल ब्लैडर में, तो उसमें डॉक्टर्स सर्जिकली गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं। सो दैट मीन्स अगर बॉडी से पूरा ऑर्गन निकल जा रहा है, दैट मीन्स कि वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि द पर्सन वुड डाई फ्रॉम इट, है ना। ऐसा नहीं है कि गॉल ब्लैडर निकल गया तो द पर्सन विल डाई, ऐसा कुछ नहीं होता। सो गॉल ब्लैडर यानी कि इम्पॉर्टेंट है बट इतना नहीं कि वो हमारी बॉडी से निकलेगा तो हमें कुछ प्रॉब्लम होगी। सो गॉल ब्लैडर क्या है? सबसे पहले रिगार्डिंग द लोकेशन, इट इज लोकेटेड अंडर लिवर ऑन राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। फाइन, तो लिवर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, सो वी कैन से कि राइट साइड में प्रेजेंट है एब्डोमिनल कैविटी के। एंड द सेकेंड वन इज दैट इट स्टोर्स द बाइल टेम्पररली, बाइल को ये टेम्परली स्टोर करता है। जो लिवर ने जो भी बाइल बनाता है लिवर, वो गॉल ब्लैडर को दे दिया जाता है थ्रू द बाइल डक्ट। बाइल डक्ट मतलब जो लिवर से डक्ट निकलेगी उसको हम बाइल डक्ट कहते हैं। सो लिवर से गॉल ब्लैडर में जो बाइल आता है वो टेम्परली गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और जैसे ही स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आएगा विच कंटेन्स फैट, सो अकॉर्डिंगली गॉल ब्लैडर धीरे धीरे इस बाइल को रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ जाके एक्शन होता है फूड पे। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। सो गॉल ब्लैडर अगर रिमूव हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि सिक्रीशन नहीं होगा, सिक्रीशन तो हो रहा है बाइल का, बट वो अब स्टोर करने के लिए उसके पास एक ऑर्गन नहीं है। तो गॉल ब्लैडर सिंपली स्टोरेज के लिए होता है हमारी बॉडी में। एंड द थर्ड ग्लैंड जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज द पैंक्रियास, राइट। सो ये पैंक्रियास क्या होती है? दिस इज प्रेजेंट डॉर्सली इन द एब्डोमिनल कैविटी बिहाइंड द स्टमक। सो डॉर्सली का मतलब होता है, डॉर्सल ऑलवेज मीन्स बैक साइड। ठीक है, जैसे हमारी बैकबोन जो है वो हमारी बॉडी में डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है। सो डॉर्सली सिंपली मीन्स कि हमारे एब्डोमेन में ये बैक साइड में प्रेजेंट होता है बिहाइंड द स्टमक। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू मे रेफर टू दिस डायग्राम, यू मे रेफर टू दिस इमेज, जिसमें आप देख रहे हैं लिवर है ब्राउनिश कलर का, उसके नीचे ग्रीन कलर का है गॉल ब्लैडर, एंड देन ये जो लीफ शेप्ड आपको ऑरेंज या येलो कलर का जो दिख रहा है, दिस इज द पैंक्रियास। सो पैंक्रियास आपको दिख रहा है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? स्टमक के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है। तो स्टमक को स्लाइटली ट्रांसपेरेंट बनाया हुआ है इसमें, जस्ट टू शो यू कि जो इसमें पैंक्रियास होता है दैट इज बिहाइंड द स्टमक। फाइन, एंड ये तीनों केस जो नॉट तीनों के मतलब लिवर, पैंक्रियास एंड गॉल ब्लैडर, ये सब के सब कहाँ ओपन होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि आप नीचे देख सकते हैं कहाँ पे लेबल्ड है। सो दिस इज अ लोकेशन ऑफ पैंक्रियास। नेक्स्ट इज इट्स डक्ट ओपन्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। SI जहाँ पे भी लिखा होगा थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन, उसका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन है, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज दैट ये जो पैंक्रियास है इट एक्ट्स एज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, पैंक्रियास एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह एक्ट करता है। सो हमें पहले इसका मीनिंग पता होना चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड इज अ ग्लैंड विच हैज डक्ट। ग्लैंड विद डक्ट को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंड इफ एनी ग्लैंड डज नॉट हैव एनी डक्ट, उसमें डक्ट अगर नहीं होती है तो ऐसे ग्लैंड को हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। सो एक्सोक्राइन ग्लैंड इज अ ग्लैंड विद डक्ट, endocrine gland is ductless glands. Fine. Now next after this is
हमने कहा पैंक्रियाज दोनों तरीके के ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी एंड एंडोक्राइन भी। सो वी से कि अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, जो कि हम करेंटली इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, सो इफ इट इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इट एक्ट्स एज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड उस टाइम पे ये रिलीज करता है पैंक्रियाटिक जूस। सो अभी तक हम 3 जूसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वन इज द गैस्ट्रिक जूस, कहाँ पे बनता है, स्टमक में। नेक्स्ट इज द बाइल जूस या फिर बाइल बनता है लिवर में। एंड द थर्ड जूस इज द पैंक्रियाटिक जूस, जो कि बन रहा है पैंक्रियाज में। ठीक है, तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में हम इसको पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पैंक्रियाज का काम है पैंक्रियाटिक जूस बनाना, बट इफ इट एक्ट्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड उस टाइम पे ये हॉर्मोन्स सिक्रीट करती है पैंक्रियाज। सो वो क्या हॉर्मोन्स हैं वो हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। फॉर द टाइम बिंग यू कंसिडर पैंक्रियाज एज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ पे कि ये पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। तो ये जो पैंक्रियाटिक जूस है इसमें कौन कौन से एंजाइम्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो इट कंटेन्स 3 एंजाइम्स, और वो 3 एंजाइम्स कौन कौन से हैं। हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स की बार बार हम बात कर रहे हैं, तो इन तीनों को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स सिक्रीट किए जाते हैं पैंक्रियाज के थ्रू। ठीक है, तो पैंक्रियाज जो है इसमें तीनों के लिए एक एक एंजाइम है। सो द फर्स्ट वन इज ट्रिप्सिन विच इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। Next one is the pancreatic amylase, which is a carbohydrate digesting enzyme, and the third one is pancreatic lipase, which is a fat digesting enzyme. Okay, enzymes, ज़्यादातर जो enzymes हैं उसके आगे आप एज लगा हुआ देखेंगे, जैसे amylase, lipase। तो जब भी एज लगा होता है किसी जगह पे, तो आप उसको अपने आप समझ सकते हैं, यू मे अंडरस्टैंड कि एज अगर लगा है तो मतलब कि वो एंजाइम है। बट जरूरी नहीं कि हर एक एंजाइम के बाद एज लगा होगा, जैसे ट्रिप्सिन के आगे एज नहीं है, पेप्सिन के आगे एज नहीं है, बट ज़्यादातर जिसके भी आगे एज लगा होता है वो एंजाइम्स के नाम होते हैं। फाइन। ना ये जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है, लाइपेज वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लिपिड्स। ओके, यू मे राइट दिस डाउन सेपरेटली कि फैट का दूसरा नाम होता है लिपिड्स। ओके, लिपिड्स इज अ ब्रॉड टर्म। लिपिड्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनमें से एक टाइप होता है फैट। सो हम लिपिड्स और फैट्स को इंटरचेंजेबली इन टर्म्स को यूज करते हैं। सो लिपिड्स कभी भी आए वर्ड, सो यू मे अंडरस्टैंड दिस एज फैट। ओके, तो तीनों के लिए एक एक एंजाइम है जो कि पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, बट पैंक्रियाज में फूड नहीं आता। सो यानी कि ये सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं कहाँ जाएंगे, these will go to the small intestine. Fine. So ये आपको पहले बता दिया है, food never enters pancreas, liver and gallbladder. Pancreatic juice and bile, these are poured into small intestine where they function accordingly. तो food कभी भी liver, gallbladder and pancreas में नहीं जाएगा, food जाएगा स्टमक से डायरेक्टली small intestine में। बट ये जो 3 हमने चीज़ें पढ़ी हैं लिवर एंड पैंक्रियाज के बारे में, तो इन दोनों के जूसेस जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। सो ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन के बारे में नेक्स्ट स्लाइड है। तो डिफरेंसेस आप बाद में देखिएगा, बट इससे पहले इफ आई आस्क यू व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन, सो यू मे थिंक ऑफ द आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। What is the similarity, not differences, what is the similarity between trypsin and pepsin? So you will say both of these are protein digesting enzymes, right? Now coming on to the differences, first difference अगर आप देखें तो first difference है site of secretion, कहाँ पे secrete होते हैं। So trypsin is secreted by pancreas, pepsin is secreted by stomach. Next is सेकेंड नंबर पे हम क्या पढ़ें, व्हाट इज द साइट ऑफ एक्शन, कहाँ पे वो जाके एक्ट करेंगे। तो ट्रिप्सिन एक्ट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बट पेप्सिन एक्ट्स इन द स्टमक। सो पेप्सिन क्या है, जहाँ पे सिक्रीट हो रहा है वहीं पे एक्ट कर रहा है, बट ट्रिप्सिन सिक्रीट हो रहा है पैंक्रियाज में, एक्ट कर रहा है जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड द लास्ट डिफरेंस इज द ट्रिप्सिन रिक्वायर्स एल्कलाइन मीडियम, एंड इसको ये मीडियम कौन प्रोवाइड कर रहा है, बाइल, जबकि पेप्सिन रिक्वायर्स एसिडिक मीडियम, और ये मीडियम इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि स्टमक में ही सिक्रीट होता है। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो नेक्स्ट आफ्टर दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कहाँ पे बना हुआ है। सो स्टमक के बाद जो नेक्स्ट आएगा दैट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर इज द लार्ज इंटेस्टाइन एंड उसके बीच में, इस रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर के बीच में क्या प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज अ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। फाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, ओके, बिफोर स्टडिंग दिस, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, आप दो इंटेस्टाइन पढ़ते हैं, वन टर्म इज स्मॉल इंटेस्टाइन, द अदर टर्म इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो सोच के लगता है स्मॉल इंटेस्टाइन हो सकता है कि ये लेंथ में छोटा होता होगा इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन कह रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए क्योंकि लेंथ में बड़ा होता होगा, बट ऐसा नहीं है। इनका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन पड़ा है बिकॉज ऑफ देयर डायामीटर। डायामीटर, राइट, डायामीटर को बायो में हम बोलते हैं ल्यूमेन। सो यू मे थिंक ऑफ अ पेन एंड अ मार्कर। अगर आप एक पेन और मार्कर को देखें तो वो दोनों सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। उनका अगर आप क्रॉस सेक्शन देखें, ठीक है, अगर आप उसको क्रॉस सेक्शन देखेंगे दोनों का, सो आपको पता है कि मार्कर का डायमीटर बड़ा होता है, पेन का डायमीटर छोटा होता है। सो डायमीटर वाइज या ल्यूमेन वाइज अगर हम बात करें तो पेन को यू में कंसिडर एज स्मॉल इंटेस्टाइन, मार्कर को यू कैन कंसिडर एज लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन को क्यों बोला जाता है, बिकॉज उसका ल्यूमेन डायमीटर, ठीक है, डायमीटर या फिर ल्यूमेन छोटा होता है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। So you may write कि small intestine it is called so as its lumen is smaller than large intestine. LIE here means large intestine, तो उसका lumen जो है small intestine का छोटा होता है। नेक्स्ट इज इट्स लेंथ इज लॉन्गर देन लार्ज इंटेस्टाइन, तो लेंथ जो है वो ज़्यादा लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, और इतनी लंबी लेंथ होती है तो वो कैसे हमारी बॉडी में एकोमोडेटेड है, इट इज़ एकोमोडेटेड इन द बॉडी थ्रू एक्सटेंसिव कॉइलिंग। तो आपको मैंने दिखाया था कि कैसे वो, जैसे स्नेक एक जगह इकट्ठा हो जाए अगर, या रोप को कहीं पे आप इकट्ठा करते हैं तो उसको कॉइलिंग के थ्रू आप इकट्ठा करेंगे, है ना। सो दिस इज हाउ एक्सटेंसिव कॉइलिंग की वजह से वो हमारी बॉडी में एकोमोडेटेड है। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है दैट इज 20 फीट। तो एक एडल्ट का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट 30 फीट का होता है एंड उसमें से 30 फीट में से 20 फीट अकेला स्मॉल इंटेस्टाइन है। सो यू मे थिंक कि जो अगर मान लो आप हाइट किसी के देखें 6 फीट अगर मान लो आप लेके चलते हैं तो 6 फीट तो हाइट अगर है तो 20 फीट उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन ही है। सो वो एक्सटेंसिव कॉइलिंग के थ्रू एकोमोडेटेड है हमारी बॉडी में, ठीक है। नाउ फूड माउथ से लेके, इसोफेगस से लेके, स्टमक से लेके अब कहाँ पे पहुँचा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही फूड आता है उसके बाद उसका कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे हो जाता है। सो वी से दैट स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, राइट, इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। एंड व्हेन वी से कंप्लीट डाइजेशन व्हाट डू वी मीन, हम कह रहे हैं कि कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट्स का। इसका मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होकर कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। व्हेन वी से प्रोटीन्स का कंप्लीट डाइजेशन हुआ है, वी से कि वो किस में कन्वर्ट हो गया, अमाइनो एसिड्स में। एंड फैट्स का कंप्लीट डाइजेशन का मीनिंग होता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में वो कन्वर्ट हो चुका है। फाइन, इसको इंपॉर्टेंट करके मार्क करिएगा जो आपको साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन के बाद लिखा है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपको ये याद रखना है कि अगर प्रोटीन्स का कंप्लीट डाइजेशन हुआ है तो वो किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, अमाइनो एसिड्स में। कार्बोहाइड्रेट्स का कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है तो वो किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, ग्लूकोज में। फैट्स किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में, राइट। सो व्हेन वी से कि इनका कंप्लीट डाइजेशन हो गया है तो किसने किया है कंप्लीट डाइजेशन, दिस कंप्लीट डाइजेशन इज विद द हेल्प ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, बाइल एंड इंटेस्टाइनल जूस। तो इंटेस्टाइन भी कुछ जूसेस सिक्रीट करता है। तो इंटेस्टाइन भी जूस सिक्रीट करता है, उसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं बट दोज एंजाइम्स आर नॉट इन योर सिलेबस। तो हम इंटेस्टाइनल जूस के एंजाइम्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे। सो फिलहाल आप ये याद रखिए कि इंटेस्टाइनल जूस, पैंक्रियाटिक जूस एंड बाइल जो लिवर से आया था, ये सारे मिलके ये काम करते हैं कंप्लीट डाइजेशन का, ठीक है। सो कंप्लीट डाइजेशन हो गया।
नाउ नेक्स्ट आफ्टर दिस इज, आपको पता है कि जब कंप्लीट डाइजेशन हो गया, सो होलोजोइक न्यूट्रिशन के अगर हम स्टेप्स के बारे में बात करें, हमने उसमें पढ़ा था इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेस्ट, जितना फूड डाइजेस्ट होना था वो हो चुका है, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होगा एंड वो कहाँ जाएगा, ब्लड में। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, जो भी चीज़ हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी वो कहाँ जाएगी, ब्लड में, एंड आफ्टर इट गोज टू ब्लड, ब्लड टेक्स दोज डाइजेस्टेड या एब्जॉर्ब्ड फूड को या एब्जॉर्ब मटेरियल को, यू कैन से एब्जॉर्ब मटेरियल को ब्लड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। फाइन, सो नाउ जो डाइजेस्ट हो चुका है फूड, उसका एब्जॉर्प्शन होगा ब्लड में, एंड ब्लड से वो अलग अलग ऑर्गन्स में जाएगा फॉर द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज एसिमिलेशन। फाइन, तो एब्जॉर्प्शन के लिए हमें जो नेक्स्ट टर्म, सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक विलाई, विलाई के बारे में पढ़ने से पहले प्लीज़ नोट डाउन वन थिंग एट अ सेपरेट प्लेस, कि जहाँ पे भी हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन होना होता है, एट द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन देयर आर ऑलवेज टू structures present. The first thing is that there must be some structure which increases the surface area. ठीक है, जहाँ पे भी साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पे सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए कोई स्ट्रक्चर चाहिए होता है। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हमेशा होता है ब्लड में, सो देयर मस्ट बी रिच सप्लाई ऑफ ब्लड कैपिलरीज एट द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, राइट। सो आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन, एट द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन देयर मस्ट बी टू थिंग्स, पहली चीज होनी चाहिए समथिंग which increases the surface area, and the second thing is there must be rich supply of blood capillaries. So ये अगर आपने लिख लिया है, now you will understand this thing better. villi which is plural and उसका singular होता है villus. so villi होते क्या हैं, आपने अभी अभी पढ़ा कि डाइजेस्टेड फूड जो है कंप्लीट डाइजेशन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो डाइजेस्टेड फूड का अब क्या करना होता है बॉडी को, एब्जॉर्प्शन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में इंजेशन, डाइजेशन के बाद नेक्स्ट टर्म इज एब्जॉर्प्शन, तो वो होता है ब्लड में, राइट। तो एट द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कहाँ है साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए क्या प्रेजेंट है वहाँ पे, villi. So these are the small finger like projections present in small intestinal wall which increase surface area for better absorption of digested food. ओके, तो साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन में सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए villi हैं। एंड दूसरी चीज़ क्या बताई थी जस्ट अभी आपको, दैट दीज कंटेन रिच सप्लाई ऑफ ब्लड एंड लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो इसमें ब्लड कैपिलरीज के अलावा एडिशनली लिम्फेटिक कैपिलरीज भी हैं, थ्रू विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट ऑर्गन्स। सो प्लीज़ रिमेंबर इट कि इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में villi होते हैं, एंड जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, एंड जो सेकेंड है दैट इज अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड एंड लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो ब्लड एंड लिम्फेटिक कैपिलरीज जो टर्म्स हैं ये हम थर्ड टॉपिक है आपका इस चैप्टर का ट्रांसपोर्टेशन, उसमें पढ़ेंगे। सो फॉर द टाइम बिंग जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। सो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है villi का, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, एंड यहाँ पे इंटरनली आप देखेंगे कि हर विलस के अंदर ऐसे ब्लड कैपिलरीज होती हैं और लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं विच आर कलर्ड एज रेड, ब्लू, ग्रीन। तो ये सारा villi के अंदर प्रेजेंट है, राइट। सो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन सब डिवाइडेड का मीनिंग क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसको अगर हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये 3 पार्ट्स होते हैं। इनके फर्दर अपने अपने फंक्शंस हैं जो कि 10th लेवल में आपको नहीं पढ़ने हैं, तो आई हैव इंक्लूडेड दीज नेम्स जस्ट इन केस अगर आपके स्कूल में पढ़ाया गया है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, अदरवाइज बोर्ड एग्जाम्स में ये तीनों टर्म्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ये 3 पार्ट्स होते हैं, ओके। Now the next one is, this question is a very frequently asked question in school exams, that small intestine of herbivores is longer than that of carnivores. Meaning जो herbivores हैं उनका small intestine ज़्यादा लंबा होता है as compared to carnivores। तो इसका रीज़न क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए that herbivores are exclusively plant eaters, carnivores are exclusively
फ्लैश ईटर्स है ना, फ्लैश खाते हैं वो कार्निवोर्स। तो जो हर्बीवोर्स हैं वो प्लांट्स पे फीड करते हैं, कार्निवोर्स फीड ऑन द एनिमल्स। तो होता क्या है, आपको पता है कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंस होता है एक बहुत मेन, दैट प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स लैक सेल वॉल। सो वी आर सेइंग कि हर्बीवोर्स प्लांट्स खाते हैं, मतलब कि वो खा रहे हैं सेलुलोज, बिकॉज यू नो कि प्लांट सेल की जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सो कैन वी से हर्बीवोर्स के बॉडी में सेलुलोज एंटर करता है, जबकि कार्निवोर्स की बॉडी में सेलुलोज एंटर नहीं करता है। रीज़न आपको पता है क्यों? क्योंकि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती एंड बिकॉज ऑफ विच सेलुलोज इज एब्सेंट। सो हर्बीवोर्स की बॉडी में सेलुलोज एंटर कर रहा है एंड सेलुलोज विच इज़ अ कार्बोहाइड्रेट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। तो हर्बीवोर्स ने सेलुलोज खा तो लिया बट अब उसको डाइजेस्ट भी करना है। तो डाइजेस्ट कैसे हो सकता है? जब उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी लॉन्ग होगी तो उससे क्या होगा कि जो धीरे धीरे डाइजेशन हो रहा है सेलुलोज का, अब वो सेलुलोज इस लॉन्ग लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा टाइम रहेगा एंड जितना ज़्यादा टाइम वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा उतना ही एंजाइम्स उस पर एक्ट करेंगे एंड उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन इनकी छोटी होती तो उसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन से वो इजीली फटाफट से नेक्स्ट ऑर्गन में जाता एंड उसका डाइजेशन फिर पॉसिबल नहीं हो पाता, राइट? सो दिस इज द रीजन दैट herbivores eat plants which contain cellulose which is difficult to digest. It takes longer time for digestion. So longer small intestine ensures that the food stays for a longer duration and proper digestion is possible. Okay, so ये प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट आफ्टर दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि आपको इस इमेज में दिख रहा है। इसमें बहुत सारी लेबलिंग है विच यू नीड नॉट रिमेंबर, लेबलिंग्स नहीं है इसकी इंपॉर्टेंट। सो लार्ज इंटेस्टाइन या फिर जो कोलन होता है ये क्या चीज़ होती है? हम जितना भी फूड खाते हैं उनमें से कुछ पोर्शन तो डाइजेस्ट हो गया और एब्जॉर्ब हो गया ब्लड में, बट सम पोर्शन ऑफ द फूड रिमेन्स अनडाइजेस्टेड। तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा? उसको हमारी बॉडी से बाहर भेजना है। इसके लिए अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसकी लेंथ होती है 5 फीट। ओके, आपको पहले बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ में छोटा होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड एंड फॉर्म्स स्टूल और फीसेस। इसका मीनिंग क्या है कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, देखिए होता क्या है कि जब भी हम फूड इनटेक करते हैं तो वाटर इनटेक भी होता है माउथ से ना, तो फूड एंड वाटर गेट्स मिक्सड अप। तो फूड एंड वाटर जब हमारी बॉडी से पास हो रहा है अनडाइजेस्टेड फूड के साथ साथ वाटर भी लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा। नाउ हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब उसको बॉडी के बाहर भेजने के बजाय वो बॉडी में रिटेन कर लेता है, जिससे कि वी स्टे हाइड्रेटेड। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, है ना। सो वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ? लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड नाउ जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है अनडाइजेस्टेड फूड से, नाउ व्हेन इट रीचेज द लार्ज इंटेस्टाइन, इसको बोला जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड को स्टूल या फिर फीसेस। तो स्टूल या फीसेस को बोला जाता है कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में जब वो पहुँच जाता है। एंड द नेक्स्ट वन, इसी के अंदर हम लार्ज इंटेस्टाइन में पढ़ेंगे अबाउट अपेंडिक्स या फिर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि अपेंडिक्स कहाँ पे है। सो ये क्या है अपेंडिक्स? दिस इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज अटैच टू द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच होता है, बट ये है क्या चीज़ एग्जैक्टली? मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव heard of the term appendicitis. Appendicitis का मतलब क्या होता है? जब भी अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन होता है तो उसको हम appendicitis कहते हैं। तो अगर किसी के अपेंडिक्स में कुछ भी इन्फ्लेमेशन अगर हो जाता है, अपेंडिक्स में पेन होता है अगर, तो इस अपेंडिक्स को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। ओके, सो अगर बॉडी से इस चीज़ को रिमूव कर रहे हैं दैट मीन्स इसका हमारी बॉडी में ऐसा कोई रोल नहीं है। ओके, जैसे गॉल ब्लैडर रिमूव करने पे क्या होता है कि थोड़ा फैट कंटेनिंग फूड या ऑयल कंटेनिंग फूड को थोड़ा हमें लिमिट करना होता है, बट अपेंडिक्स के सर्जिकल रिमूवल में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी चीज़ का परहेज करना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो
है एक स्ट्रक्चर जो कि बोला जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन। ओके, नाउ ये वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारी एंसेस्टर्स में तो फंक्शनल थे, बट दीज आर नो लॉन्गर फंक्शनल इन अस। जिनमें एक एग्जाम्पल अपेंडिक्स हो गया। अपेंडिक्स हमारे एंसेस्टर्स में फंक्शनल था, डाइजेशन में हेल्प करता था, बट हमारी बॉडी में इसका कुछ काम नहीं है। जस्ट लाइक दिस विजडम टीथ, आप लोगों ने अगर सुना है विजडम टीथ, हमारे एंसेस्टर्स में इनका काम था, बट हमें विजडम टीथ अब नहीं आते हैं। जैसे जैसे ह्यूमंस इवॉल्व हो रहे हैं तो विजडम टीथ बहुत कम लोगों में अब मिलते हैं, जो कि विजडम टीथ पहले काफ़ी हमारे जो एंसेस्टर्स होते थे ऑलमोस्ट सबके पास विजडम टीथ हुआ करते थे। सो अपेंडिक्स हो गया, विजडम टीथ हो गया, टेल बोन हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वेस्टिजियल ऑर्गन कहलाती हैं। सो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है? द ऑर्गन्स विच वर फंक्शनल इन आवर एंसेस्टर्स बट दीज आर नो लॉन्गर फंक्शनल इन अस, उनको हम बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। ओके, सो अपेंडिक्स को हम मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं, बट इसका ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जो कि हमें याद रखना है। सो नेक्स्ट आफ्टर लार्ज इंटेस्टाइन, जो स्टूल या फिर फीसेस हैं वो रेक्टम में पहुंचते हैं एंड इट स्टोर्स द फीसेस टेम्परली प्रायर टू डिफिकेशन। डिफिकेशन मतलब जब भी फीसेस को बॉडी के बाहर भेजा जाएगा उस एक्ट को बोलते हैं हम डिफिकेशन। तो डिफिकेशन से पहले फीसेस को स्टोर करने के लिए रेक्टम होता है हमारी बॉडी में। सो जैसे ही अनडाइजेस्टेड फूड बना है तो ऐसा नहीं होता है कि वो सीधा बॉडी के बाहर भेज दिया जाता है, तो पहले वो रेक्टम में स्टोर होता है एंड उसके बाद इट इज़ थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस। सो एनस क्या है? एनस इज द एंड ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम वेयर इजेशन टेक्स प्लेस, दैट इज फीसेस आर एक्सपेल्ड फ्रॉम हियर। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और यहीं से फीसेस या फिर स्टूल्स को बॉडी के बाहर इजेस्ट किया जाता है। दिस एनस इज गार्डेड बाय द एनल स्फिंक्टर, विच मीन्स आपको अगर स्फिंक्टर याद है, हमने पहले भी पढ़ा है लास्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर 4 में, दैट स्फिंक्टर्स हैज अ सेल्फ रेगुलेटेड मसल्स विच प्रिवेंट द बैक फ्लो, है ना। स्टमक में हमने कहाँ पे पढ़ा था? 2 स्फिंक्टर्स होते हैं स्टमक में, एट द जंक्शन ऑफ ईसोफेगस एंड स्टमक, एंड द सेकंड वन इज एट द जंक्शन ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो स्फिंक्टर्स होते हैं ये सेल्फ रेगुलेटेड मसल्स होती हैं जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। सो एनस में भी ये जो स्फिंक्टर है, एनल स्फिंक्टर हम इसको बोल रहे हैं। एक बार स्टूल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेज दिया गया तो स्फिंक्टर उसको अब वापस से बॉडी में बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आने देते हैं। तो स्फिंक्टर सिंपली मीन्स कि एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई चीज़ चली गई तो वो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आएगी। सो इन टोटल आपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में 3 स्फिंक्टर्स पढ़े हैं। फर्स्ट वन 2 वर देयर इन द stomach, and this is the third one which is present in the anus. So with this we have finished the human digestive tract. Okay, so in the next video lecture हम एक activity करेंगे, then कुछ terms हैं, कुछ questions हैं NCERT के that we'll discuss. We'll also start the topic respiration in the next video lecture. So I hope today's topic is clear to you. So thank you.